नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग ALP CBT 2 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दिए गए भौतिक राशि का सही मात्रक नहीं है। भौतिक राशि का सही मात्रक नहीं है तो शक्ति का जो होता है वो क्या होता है, वाट होता है। वाट होता है यानी न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर हम बात करते हैं बल आघूर्ण का, क्या है, बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण का जो होता है वो होता है क्या है, न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन गुना मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है, यानी ये भी सही है ये भी सही। दाब का जो होता है वो पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन न्यूटन पर मीटर ये दिया हुआ है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर 2 होगा क्योंकि सही मात्रक नहीं है, तो यहाँ पर 2 गलत है। पृष्ठ तनाव का भी जो है वो गलत है। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल एवं लंबाई का अनुपात होता है, यानी पृष्ठ जो है तनाव का यूनिट जो होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर होगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, यानी ये भी हमारा गलत है। तो आंसर यहाँ पर डी दिया हुआ है, तो यानी ये मिस प्रिंट है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि 76 सेंटीमीटर जो है पारे की ऊंचाई बराबर कितना होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। मरकरी का घनत्व दिया हुआ है, यानी रो का मान दिया हुआ है। तो आइए, वायुमंडलीय दाब P बराबर जो होता है फॉर्मूला क्या होगा, एच जी गुना रो जो है एच जी गुना जी होगा। 76 सेंटीमीटर है, उसको बदल देते हैं मीटर में, तो 10⁻⁻² हो जाएगा। और रो का मान दिया हुआ है 13.6 GM पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसे भी बदल देते हैं kg पर मीटर क्यूब में। तो गुना करेंगे कितना, 10⁻³ से। और जी का मान कितना दिया हुआ, 9.8। जब सारा कैलकुलेट करेंगे तो 1.013 गुना 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। ऐसे 1.013 गुना 10⁻5 पास्कल भी कह सकते हैं। क्या है, पास्कल भी कह सकते हैं। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, दूसरा के ए होगा। एक वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर भी वेग से किसी क्षण गतिशील है, जब वह आधा चक्कर लगा लेगा तो उसके वेग में परिवर्तन क्या होगा। मान लिया कि क्या कर रहा है कि वृत्ताकार पथ पे कर रहा है, यहाँ पर इसे मान लेते हैं ए और यहाँ पर बी, इस तरह चक्कर लगा रहा है। ए जो होगा यहाँ पर भी होगा और बी के जगह पर जो है यहाँ भी होगा। यदि वस्तु ए पर था तथा आधा चक्कर के बाद जो है वो बी पर आता है तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, डेल वी बराबर जो होगा -v होगा और -v होगा, यानी -2b होगा। एक जो ये माइनस है बिंदु बी पर है और ये जो है बिंदु ए पर है। बी बिंदु पर वेग ऋणात्मक अक्ष में होगा, तो वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है और वेग का मान वृत्तीय गति में प्रत्येक स्थान पर दिशा में परिवर्तन के कारण बदलता रहता है। तो आंसर जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, डेल वी बराबर जो होगा -2b होगा, यानी सी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि एक वस्तु नियत त्वरण से गतिशील है जिसका वेग जो है वो 10 सेकंड के अंत में 95 मीटर पर सेकंड एवं 12 सेकंड के अंत में 53 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वस्तु द्वारा 15 सेकंड में तय की गई कुल दूरी क्या होगा। कह रहा है कि 10 सेकंड में जो हो जाता है कितना, ये हो जाता है 45 मीटर पर सेकंड हो जाता है, और 12 सेकंड में जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, वो 53 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ये जो है 45 मीटर पर सेकंड, 12 सेकंड में जो हो जाता है 53 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो 2 सेकंड में कितना अंतर हो गया, 2 सेकंड में अंत में वस्तु का वेग कितना हो गया, तो अंतर हो गया 53 - 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में वस्तु के वेग में अंतर जो है 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से त्वरण ए निकाल लेते हैं, वेग में परिवर्तन बटा समय 8/2, यानी 4 मीटर पर सेकंड हो गया। अब गति के पहले समीकरण से भी निकाल देंगे, v बराबर u प्लस at। अब 10 सेकंड के अंत में वेग कितना था, 45 था, तो आइए यहाँ पर लगाते हैं कि 45 बराबर u गुना 4 गुना 10, क्या है, t जो है 10 आई, तो यहाँ से u का मान निकल जाएगा, कितना आ गया, 45 - 10 40, ये हो गया कितना, 5 मीटर पर सेकंड। ये वस्तु का जो है प्रारंभिक वेग आ गया, क्या है, प्रारंभिक वेग आ गया। अब 15 सेकंड में तय की गई दूरी जो हमें निकालना है, कितना, 15 सेकंड में, क्योंकि उसके लिए प्रारंभिक वेग हमें निकालना था। तो प्रारंभिक वेग 15 सेकंड में तय की गई दूरी कितना होगा, s बराबर ut प्लस ½ a t स्क्वायर।
यू कितना निकालें प्रारंभिक वेग, तो 5 मीटर पर सेकंड। टी कितना है 15 सेकंड, हाफ हो जाएगा। ए निकला हुआ है 4 और टी कितना है 15 सेकंड के स्क्वायर। अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 15 × 5 = 75 प्लस इसे काट करेंगे 225 कितना हो गया 450। ये हो जाएगा 525 मीटर। क्या है 525 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी सबसे पहले जो सेकेंड दिया हुआ है और भी दिया हुआ है तो हमें निकालना होगा क्या है यू। क्या है यू में निकालना होगा। ए तो हमें निकल जाएगा क्योंकि 2 सेकंड में अंतर जो हुआ है। यू ए बराबर क्या होता है वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। अगला है रेखाओं की मोटाई के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। कौन सा कथन सही है, तो मोटी रेखा पतली रेखा की अपेक्षा 3 गुनी होती है, ये हमारा जो है वो सही है। अगर सेक्शन रेखा हो, क्या हो सेक्शन रेखा हो, सेक्शन रेखा हो तो इसकी जो मोटाई होती है 0.7 mm होती है, 0.7। अगर बीमा रेखा हो, क्या है बीमा रेखा हो तो इसकी होती है 0.3 mm होती है। केंद्र रेखा हो, केंद्र रेखा हो तो यह भी 0.3 mm होती है। क्या है 3 mm होती है। अगर बात किया जाए कर्तन रेखा, क्या है कर्तन रेखा हो तो कितना होता है 0.5 mm होता है। और वस्तु रेखा हो, अगर वस्तु रेखा हो तो इसकी जो होती है मोटाई 0.9 mm होता है। आउटलाइन रेखा मोटी निरंतर तथा वस्तु के आकार को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और कटिंग रेखा जो है वो सेंटर लाइन की तरह होती है, केवल इनके किनारे को मोटा कर दिया जाता है। अगला है 5 ग्राम व 20 ग्राम के 2 पिंड समान गति ऊर्जा से गति कर रहे हैं तो इनके रेखीय संवेगों का अनुपात जो है वो क्या होगा। तो गति ऊर्जा समान होने पर जो है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m, यानी क्या होता है संवेग के स्क्वायर बटा 2 गुना द्रव्यमान होता है, 2 गुना द्रव्यमान होता है। काइनेटिक एनर्जी नियत है तो क्या हो जाएगा p² = 2m हो जाएगा, यानी p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2m हो जाएगा। यानी p1/p2 बराबर हो जाएगा m1/m2 के √। तो m1 कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और m2 जो दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ है, √ में 5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या है 1/2। तो अनुपात कौन सा हो गया 1/2। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मिल्खा सिंह वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर सकता है तो 1 मिनट 40 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्रमशः क्या होगा। कुल समय टी बराबर जो है वो कितना लग रहा है 1 मिनट 40 सेकंड, यानी लग रहा है 60 प्लस 40 ये 100 सेकंड। क्या है 100 सेकंड लग रहा है। एन चक्रों की संख्या क्या होगा, तो कुल समय 100, एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है 40 सेकंड लग रहा है, 40 से भागा दीजिए, यानी ये 2.5 चक्कर लगा। क्या है 2.5 चक्कर लगा। अब वृत्तीय पथ पर तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, एक करते हैं तो 2πr होता है। क्या है 2πr होता है और n चक्कर लगाते हैं n से गुना कर देंगे कि 2πr गुना कितना 2.5 चक्कर लगाया गया है, यानी हो जाएगा 2.5 गुना 2 कितना 5πr हो जाएगा, 5πr हो जाएगा। यानी विस्थापन में 2.5 चक्कर में मिल्खा सिंह लगाता है, यानी हमारा जो है वो 2.5 चक्कर यूज होता है। और यहाँ पर जो है पथ पे दूरी कितनी तय करती है तो 5πr, यानी आंसर जो हमारा कौन सा हो जाएगा तो वो हो जाएगा 5πr तो हो जाएगा। और कह रहा की गई दूरी और विस्थापन क्रमशः कितना होगा ये हमें किया गया है। तो मान लें कि 2.5 चक्कर है, यहाँ से तो 1 चक्कर, फिर ये 2 चक्कर और फिर यहाँ से 2.5 चक्कर, यानी आंसर जो होगा वो यहाँ से रेडियस के ही डायमीटर के ही बराबर होगा, तो ये होगा 2r। तो आंसर होगा कौन सा सी होगा। अगला प्रश्न है दिए गए व्यंजक को सरल करना है। एक व्यंजक दिया हुआ है इसे सरल करना है, तो चलिए पहले इसका क्रिया कर लेते हैं। तो ये हो गया 25/5 हो गया गुना 7 और ये का है तो का गुना हो जाएगा 7 5 12 हो गया और -13 6 24 हो गया। क्या है 24 हो गया। ये हो गया 5 गुना 7 और गुना जो है वो 12 -13 गुना 24 हो गया। तो क्या ये हो गया कितना 6284 गुना 5 कितना 420 हो गया, -24 गुना 13 कितना हो गया 312 बराबर ये हो गया 108। आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है
तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में धनराशि 8 गुनी हो जाएगी। N2 बटा T1 बराबर N1 बटा T2। 8 जो हो जाता है क्या है 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो 8 के पावर 4 बराबर 2 के पावर T हो जाएगा। तो 2 के पावर ये 12 है और ये है 2 के पावर T, तो T बराबर जो हो जाएगा वो कितना 12 वर्ष। आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा 12 होगा। अगला है आरब के पास 10,000 की कीमत की एक घड़ी है, वह इसे 15% के लाभ पर भाविन को बेचता है। कुछ दिनों के बाद भाविन इसे 15% हानि पर आरब के पास जो है वो वापस बेच देता है। आरब को होने वाले प्रतिशत लाभ या हानि हमें ज्ञात करना है। तो आरब की हुई लाभ प्रतिशत बराबर है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं 15 प्लस 15 गुना 15 बटा 100, ये हो जाएगा 15 प्लस कितना हो गया 2.25%, यानी 17.25, 17 दशमलव जो होगा कितना होगा 25%, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा बी होगा। क्या है बी होगा, 17.25% जो है वो लाभ में होगा। क्या है लाभ में होगा, तो आंसर जो हमारा है बी होगा। नेक्स्ट है 150 को भिन्न के रूप में व्यक्त करें। 150 का, तो 150% जो है उसको बटा 100 कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 3/2। आंसर जो हमारा होगा वो डी होगा। अगला प्रश्न है कि एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसे भरने में 20 मिनट अधिक समय लगता है। रिसाव खाली स्थान घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। अब यहाँ पर ये जो है वो 2 घंटे में भर सकता है, और यहाँ ए प्लस बी मिलके जो है वो भरता है 2 घंटा, प्लस एक रिसाव भी है, तो 20/60 क्या है 20/60 से ये भरता है, यानी ये हो जाएगा कितना ये 7/3 हो जाएगा। क्या है 7/3 हो गया। अब दोनों को भरने का ये है, तो इसका हम पूरा कार्ड निकाल लेते हैं, तो ये 14 हो जाएगा। इसकी क्षमता जो है 6 हो जाएगा, इसकी क्षमता 7 हो जाएगा। अब बी का रिसाव की क्षमता कितनी है, रिसाव की क्षमता कितनी है, तो ए का तो 7 था, यही 7 माइनस 6 कर देंगे, 1 हो जाएगा। क्या है 1 हो जाएगा। अब रिसाव द्वारा टंकी खाली करने में लगा समय कितना हुआ, तो 14/1 करेंगे, ये हो जाएगा 14 हावर्स। क्या है 14 हावर्स हो जाएगा। अगला है ड्राइंग बोर्ड को बनाने के लिए इस प्रकार की लकड़ी का चुनाव किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सीजन किया हुआ बिना गांठ की नर्म लकड़ी। ड्राइंग बनाने के लिए जिस उपकरण पर ड्राइंग शीट सामान्यतः सेट किए जाते हैं उसे ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। यह जैतून, ओक, कैल की लकड़ी से बना होता है। यह 2 बटन पर स्क्रू द्वारा जो है वो जुड़ा होता है। बोर्ड के ऊपरी सतह समतल एवं चिकना होता है। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज होता है, कितना होता है, तो ये होता है 700 गुना 500 गुना 15 होता है। D2 का जो होता है 700 गुना 500 गुना 15 होता है। ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग ड्राइंग करते समय सीट को रखने के लिए किया जाता है। क्या है सीट को रखने के लिए किया जाता है। अगला है ड्राइंग की सबसे मोटी लाइन कहलाती है, सबसे मोटी लाइन क्या कहलाती है, आंसर हो जाएगा आउटलाइन। क्या है आउटलाइन कहलाती है। इसे ऑब्जेक्ट लाइन भी कहते हैं। इस लाइन का प्रयोग किसी भी ड्राइंग की बाहरी सीमा रेखा को खींचने के लिए किया जाता है। किन्हीं 2 चिन्हों और 2 संख्याओं न कि अंकों को आपस में बदलने से व्यंजक सही हो जाएगा। तो दिया हुआ समीकरण इतना है, तो अगर हम विकल्प ए का ही चेक करते हैं तो इससे हमारा जो है आंसर आता है कि नहीं, तो देखते हैं 3 गुना 1 प्लस 6 भाग 2 माइनस 5 बराबर 1 हो जाएगा, यानी 3 प्लस 3 माइनस 5 बराबर 1, 6 माइनस 5 बराबर 1, यानी दोनों तरफ जो है 1 आ रहा है। आंसर हमारा जो हो जाएगा पहला ही मिल जाता है, ए हो जाएगा। 6 मित्र ओलिविया, पीटर, रेचल, सैम, टोबी और विक्टोरिया एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर जो है वो मुख करके बैठे हुए हैं। 6 मित्र हैं, तो पहले 6 लोगों को बैठने का जगह बना लेते हैं। उसके बाद कहता है ओलिविया पीटर के ठीक दाईं ओर बैठे हुए हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पे ओलिविया बैठे हुए, ओलिविया तो पीटर के ठीक दाईं ओर बैठे हुए, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो पीटर हो जाएगा। क्या है पीटर हो जाएगा। उसके बाद पीटर और टोबी पड़ोसी हैं, पीटर और टोबी पड़ोसी हैं, तो इधर तो नहीं होगा, इधर हो जाएगा टोबी। क्या है इधर टोबी हो जाए। सैम रेचल या टोबी के बगल में नहीं बैठा है। सैम जो है ना तो बैठा हुआ है टोबी के और ना ही रेचल को, तो अगर मान लिया कि हम रेचल को यहाँ बैठाएंगे तो बगल में हो जाएगा, यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर जो बैठ जाएगा वो रेचल बैठ जाएगा, यहाँ जो बैठ जाएगा सैम, तो बच जाएगा कौन विक्टोरिया। क्या है विक्टोरिया। क्या है विक्टोरिया।
यहाँ से विक्टोरिया सैम के ठीक दाईं ओर बैठी है, बिल्कुल सही है। सैम और रेचल दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? सैम और रेचल के दोनों के निकटतम पड़ोसी जो है वो विक्टोरिया है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, कुछ पंखे जो है वो मेज है, कुछ पंखे क्या है वो मेज है। यहाँ पर जो हो जाएगा वो मेज है और यहाँ पर जो है वो पंखे है। सभी पंखे जो है वो क्या है? पतंग है। सभी पंखे क्या है? पतंग है। यहाँ से जो हो जाएगा पतंग है। कुछ पतंग मेज है, कुछ जो है पतंग मेज है, बिल्कुल सही। सभी मेज पंखे है, गलत है। सभी पतंग पंखे है, ये भी गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक, उसके बाद संक्रमण है, कौन सा हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, विषहर यानी जहर देना हो जाएगा। क्या है? जहर देना। जिस प्रकार प्रतिजैविक और संक्रमण एक दूसरे के विपरीतार्थक है, उसी प्रकार विषहर और जहर दोनों भी एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? त्रिभुज इसमें से काउंट करना है। तो यहाँ पर जो जैसे इस तरह का एक ये त्रिभुज है, एक ये है, ये दोनों मिलके है 3 4 है, यहाँ से 5 है, एक 6, इस तरह काउंट कीजिएगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्या है? 12। अगला प्रश्न है कि एक पिंड विरामावस्था में एक नियत त्वरण के साथ गति कर रहा है। यदि प्रथम p-1 सेकेंड में p का विस्थापन s1 तथा प्रथम p सेकेंड में विस्थापन s2 हो तो p² - p + 1वें सेकेंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी क्या है? यहाँ पर कह रहा है कि शुरुआत जो है वो विरामावस्था से, तो u हमें 0 रखना है। अब p-1 सेकेंड में तय की गई दूरी, फार्मूला क्या होता है? s1 बराबर होता है u × p-1 + हाफ a p-1 के स्क्वायर होगा। ये फार्मूला कितना? ut + हाफ at² पे रखा गया है। अब यहाँ पर जब इसे सोल्व करते हैं तो s1 बराबर आता है हाफ, क्योंकि u तो 0 है तो ये टर्म 0 हो गया, तो हाफ a, इसको p-1 के स्क्वायर में तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा p² + 1 - 2p हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बनाया। अब p सेकेंड में तय की गई दूरी, p सेकेंड में जो तय की गई दूरी जो है वो s2 है, तो s2 बराबर जो होगा हाफ a p²। ये क्यों हो गया? क्योंकि u तो इसमें भी 0 होगा, तो a p² हो जाएगा, at² हो जाएगा। 2 आ गया। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं समीकरण को, यानी s1 + s2 करते हैं तो क्या निकलता है? हाफ a p² अब प्लस हाफ a, इसको तोड़ देते हैं, इसे अंदर कर देते हैं तो a p² प्लस ये हो जाएगा a/2 माइनस जो हो जाएगा a/2 × 2p हो जाएगा। बस इसे जो है ब्रैकेट में उसे हटा दिए हैं। जब इसे सोल्व करते हैं हाफ a p² हाफ p² जो हो जाएगा a/2 जो है कॉमन ले लेते हैं तो p² कितना होगा? 2p² हो जाएगा, प्लस a/2 इसमें कॉमन ले लिए तो कितना? 1 हो गया, और इसमें कॉमन ले लिए तो कितना हो गया? -2p हो गया। ये हमारा जो आया इक्वेशन थर्ड आ गया। क्या है? थर्ड आ गया, s1 + s2 से आ गया। अब कह रहा है कि p² - p + 1 सेकेंड में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? तो यहाँ भी तो u 0 होगा। एसेंथ बराबर जो हो जाएगा कितना? a/2 2 × क्या है? 2 × p², क्या है? p² - p + 1 हो जाएगा। क्या है? p + 1 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एसेंथ बराबर हो जाएगा। अब इसे अंदर कर देते हैं, ये हो जाएगा a/2 हो जाएगा कितना? 2p² - 2p + 2 - 1 हो जाएगा। क्या है? -1 हो जाएगा। फिर और इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा a/2 2p² - 1 - 2p होगा। ये हमारा जो हो गया 4 हो गया। आप यहाँ पर देखिए सिमिलरिटी, ये भी सिमिलर है और ये भी सिमिलर है, यानी snth बराबर जो हो जाएगा s1 + s2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए होगा। क्या है? ए होगा। चलिए, किसी बॉल को जो है किस वेग से ऊपर फेंका जाए ताकि 5वें सेकेंड में उसके द्वारा चली गई दूरी 6ठे सेकेंड में तय की गई दूरी की 2 गुना होगा। यानी snth बराबर जो होता है फार्मूला u + a/2 2n - 1। वस्तु ऊपर फेंका गया है तो a जो होगा वो -g के बराबर होगा, और कह रहा s जो है 5th सेकेंड में 2 गुना जो है s × 6 सेकेंड हो जाता है। तो आइए रखते हैं हम u - g/2 2 × 5 - 1 बराबर 2 गुना u - g/2
2 गुना 6 माइनस 1 होगा, में से बराबर कर दिए हैं। u माइनस 10/2 गुना 9 बराबर 2 गुना u माइनस 10/2 गुना 11। सोल्व करेंगे, u माइनस 45 बराबर 2 इंटू यू माइनस 55, तो u माइनस 45 बराबर 2u माइनस 110, u बराबर आ जाएगा 65 मीटर पर सेकंड। आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा। क्या है? सी होगा। दिए गए परिपथ में लगा हुआ एमीटर 1/3 एम्पियर पड़ता है, तो प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध जो है इसका R का मान निकालना है। तो पहले R इक्विवेलेंट बराबर होगा विभवांतर। क्या है? विभवांतर कितना? 8 बटा जो करंट गया है विद्युत धारा 1/3, यानी 8 तिया 24 ओम। अब 24 ओम टोटल होना चाहिए। 6 और 12 जो है वो क्या है? वो समानांतर क्रम में, तो 1/R1 बराबर 1/6 प्लस 1/R होगा। सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 1/R1 बराबर ये हो गया 72 और ये हो गया 12 प्लस 6 यानी 18/72। तो R1 बराबर हो जाएगा 72/18, यानी ये आ जाएगा कितना? 4। क्या है? 4 ओम हो जाएगा, कट जाएगा 4 से, तो ये 4 ओम आ गया। अब सीरीज में है, R सीरीज बराबर जो होगा 4 प्लस ये यहाँ पर R दिया हुआ। अब ये कितने के बराबर आया है? 24 ओम के बराबर है, क्योंकि इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट जो आया वो कितना? 24 के बराबर है। ये 24 से इक्वेट कर दीजिए, R बराबर जो हो जाएगा 24 माइनस 4 बराबर 20 ओम। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी। किसी चालक में धारा 1 एम्पियर समय t सेकेंड, समीकरण I बराबर 7 प्लस 12 t के अनुसार प्रवाहित होता है। t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 6 सेकेंड के भीतर चालक से गुजरने वाला आवेश क्या होगा? कूलम्ब जो है वो क्या होगा? एक फार्मूला होता है आवेश q बराबर जो होता है वो क्या होता है? q बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2 तक i dt। क्या है? i dt। यहाँ पर जो है 2 से 6 गुजर रहा है और कितना है? 7 प्लस 12 t dt गुजर रहा है। इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये हो जाता है कितना? q बराबर 7 को 7t लिखाता है और ये 12 जो है वो हो जाएगा 12t² और बटा 2 हो जाएगा, तो 2 से 6 कट जाएगा, यानी आएगा कितना? 6t²। और कहाँ? 2 से 6 तक इसे इस तरह लिखना होता है। जब इसे कीजिएगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर सोल्व करते हैं। 7 गुना 6, पहले जो है ये ऊपर वाला t के जगह रखना है, 7 गुना 6 प्लस 6 गुना 6 के स्क्वायर। इसमें से जब घटाएंगे सभी को, इसमें 2 रख के मान को, क्या है? 2 रख के, ये एक टर्म हुआ 6 वाला, और एक जो है ये 7 गुना 2 प्लस 6 गुना 2 के स्क्वायर। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा कितना? ये होगा 42 प्लस 216 और माइनस हो जाएगा 14 प्लस 24, आ जाएगा 220 कूलम्ब। क्या है? 220 कूलम्ब। आंसर जो हमारा होगा वो सी होगा। इंटीग्रेशन वाला थोड़ा सा टर्म जो है वो पहली बार आया है, इसे ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन करना है, अगर मान ले कि कोई कांस्टेंट है तो एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एक t लग जाएगा। अगर t है तो ये इंटीग्रेशन करने पर t², 1 के पावर ये एक जुड़ जाता है बटा 2 आ जाता है। अगर t² रहेगा, इसको इंटीग्रेशन करना है, t के पावर 3/3 हो जाएगा। इस तरह इंटीग्रेशन का रूल्स है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक व्यक्ति एक स्प्रिंग के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक जो 6 किलो भार है। यदि व्यक्ति प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर कूदता है तब तुला का पाठ्यांक क्या हो जाएगा? तुला का पाठ्यांक क्या होगा? तो पहले बढ़ेगा फिर घटकर जो है 0 हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। स्प्रिंग तुला द्वारा भार का परिमाण जो है वो मापा जाता है। जब व्यक्ति प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर कूदेगा तो स्प्रिंग में खिंचाव के कारण बल का परिमाण बढ़ जाता है, जिससे भार बढ़ जाती है। पुनः स्प्रिंग अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, जिससे बल का परिमाण घट जाता है और भार 0 हो जाता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए होगा। एक पिंड नियत चाल से गतिमान है, इसमें किसमें त्वरण संभव है? और इसका सही आंसर होगा परवलयाकार गति में। क्या है? परवलयाकार गति में जो है वो त्वरण संभव है। 2 स्प्रिंग जिनके बल नियतांक K1 एवं K2 है, K1 ग्रेटर देन K2 है, यदि वे एक दूसरे के समान बल से खींची जाती है तो क्या होगा? तो वो होगा दूसरे स्प्रिंग में अधिक कार्य होगा। क्या है? अधिक कार्य होगा, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है F बराबर क्या होता है? KX, जो कि नियत है, यानी F बराबर जो है K1 X1 बराबर
K2 ये भी नियत है क्योंकि बल नियत होने पर यहाँ जो है K1 ग्रेटर देन K2 है, K1 ग्रेटर देन X1 लेस देन X2 होगा, क्या है लेस देन X2। जिसमें विस्थापन अधिक होगा उसमें कार्य जो है अधिक होगा। तो K1 स्प्रिंग में कार्य यदि W1 है तो K2 स्प्रिंग में कार्य W है, तो W2 ग्रेटर देन W1 होगा, W2 ग्रेटर देन W1 होगा। यदि A का 5%, B का 4%, 2/3, A का 6% बराबर B का 8% हो तो A अनुपात B हमें ज्ञात करना है। प्रश्न में कह रहा है A गुना 5% प्लस B गुना 4% जो है वो बराबर है 2/3 A का 6% प्लस B का 8% बराबर है। यानी ये हो जाएगा कितना, तो ये होगा 15A प्लस 12B बराबर ये हो जाएगा 12A प्लस 16B हो जाएगा, क्या है 16B हो जाएगा। 3 इधर चला गया, 2 इधर रह गया, तो ये हो गया 3A बराबर कितना 4B, 3A बराबर 4B हो गया। A बटा B बराबर जो हो गया 4/3। आंसर हमारा जो होगा वो D होगा। मूल्यांकन करें, क्या है मूल्यांकन जो है वो करना है 0.623 और 23 पर जो है वो बार है, इसे लिख सकते हैं 623 माइनस 6, जिस पे बार नहीं वो माइनस कर दिए, बटा 2 9 9 1 0, यानी 617/99 0। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम हमें ज्ञात कर क्या होगा। तो 6561 का जो है वर्गमूल देखना होगा, ये होगा तोड़िए 3 गुना 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 3 में ये टूट जाएगा, यानी 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 9 9 81 गुना 81, यानी वर्गमूल जो होगा कितना होगा इसका 81 आएगा। अब 81 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा 9, और 81 में 9 से भागा देने कह रहा है तो ये आ जाएगा आंसर 9। आंसर क्या होगा डी। कह रहा है इतना के वर्गमूल को ज्ञात करके, वर्गमूल ज्ञात किया कितना 81 करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से, अपने वर्गमूल कितना है 9 आएगा, से विभाजित करेंगे तो क्या होगा बी आएगा। आंसर हमारा बी होगा। अगला प्रश्न है कि गोविंदा सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है तथा समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति पर यात्रा करता है। एक दिन वह सामान्य गति के 4/5 गति से यात्रा करता है और 22.50 मिनट की देरी से पहुंचता है। सामान्यतः गोविंदा को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा। माना कि घर से कार्यालय की दूरी कितना है डी है, गोविंदा का सामान्य चाल कितना है x किलोमीटर पर आवर है। समय जो लगता है क्या होगा वो होगा दूरी बटा चाल, क्या है दूरी। अब प्रश्न से करा डी बटा x गुना 4/5 से चलता है, उसमें से d/x घटा देंगे तो कितना होता है 22 दशमलव जो है वो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 5d/4x माइनस d/x बराबर 22.5। प्रश्न में तो मेन यही कह रहा है, तो ये हो जाएगा 5d माइनस 4d/4x बराबर 22.5, तो d/x बराबर होगा 22.5 गुना 4, यानी हो जाएगा 1 घंटा 30 मिनट, क्या है 1 घंटा 30 मिनट। आंसर जो हमारा होगा वो डी आएगा, क्या है डी आएगा। एक और मेथड है कि सामान्य चाल और नई चाल का अनुपात जो है वो कितना है, वो है 5:4 है, क्या है 5:4 है। समय का अनुपात क्या है, तो समय का अनुपात जो है वो 4:5 है। अब एक यूनिट जो है, एक यूनिट बराबर कितना है 22.5 है, तो यह 4 यूनिट बराबर जो हो जाएगा कितना 22.5 गुना 4 बराबर 90 मिनट, क्या है 90 मिनट। तो यहाँ से भी 1 घंटा 30 मिनट आ रहा है। अगला है ए बी से दोगुना कुशल है। ए जो है वो बी से दोगुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। अब ए और बी की क्षमता का है तो 2:1 है, बी और सी की बात करते हैं तो 3:1 है। ए बी सी की क्षमता कितना हो जाएगा, ए बी और सी की क्षमता का अनुपात तो 2 गुना 3 अनुपात 3 गुना 1 अनुपात 1 हो जाएगा, यानी 6:3:1 हो जाएगा। कुल काम कितना है, तो कुल काम है पहले तो क्षमता गुना समय भी करना होगा। कुल काम बराबर जो होगा
30 गुना 1, क्योंकि 1 अगर सी की क्षमता है और 30 दिन पूरा करता है तो कुल काम निकल गया 30 का। मतलब तीनों मिलकर काम समाप्त करेगा कितना, 30 तो ये हुआ, क्षमता मिलकर 6, 3 और 1, यानी 30/6 3 9 1 10, कितना होगा 3 दिन। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 3 दिन आ जाएगा, ये आ जाएगा। वृत्ताकार सेंटर लाइन कहलाती है, क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है लोकस लाइन। क्या है, लोकस लाइन कहलाता है, इसे सेंटर लाइन भी कहते हैं। इस लाइन का प्रयोग ड्राइंग में सुराख एवं जो है सुराख आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह पतली लाइन होता है। वृत्ताकार सेंटर लाइन को लोकस लाइन कहते हैं। सेक्शन लाइन का झुकाव कोण होता है, कितना डिग्री होता है, तो आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। सेक्शन लाइन का जो झुकाव होता है वो 45 डिग्री। अगर इस तरह के जो हम कट देखते हैं वो क्या होता है, 45 डिग्री होता है। इस लाइन का प्रयोग ऑब्जेक्ट को सेक्शनिंग दिखाने के लिए किया जाता है। इस लाइन का समान दूरी पर इन्हें 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ खींचा जाता है। इसे हैचिंग लाइन भी कहते हैं। इसमें सभी लाइनें का आपस में 2 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर तक का गैप छोड़कर ड्रा किया जाता है। हेक्साहेड्रॉन, हेक्साहेड्रॉन को इस नाम से भी पुकारते हैं, किस नाम से पुकारते हैं, तो घन से पुकारते हैं। यह एक 3D ऑब्जेक्ट होता है। क्या है, 3D ऑब्जेक्ट है। इसमें 6 बराबर आकार के फलक होते हैं और सभी वर्गाकार होते हैं। इसमें 6 फलक, 12 किनारे और 8 जो है वो क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। क्या है, 8 शीर्ष होते हैं। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यू एल का भाई है। क्यू जो है वो क्या है, वो एल का भाई है, ये हो जाएगा भाई है। एल एन की बहन है। एल जो है वो क्या है, बहन है किसकी, एन की बहन है। एन आर का पिता है। एन जो है वो क्या है, पिता है आर का, आर का पिता है। आर का विवाह पी से हुआ है। आर का जो है वो विवाह जो है वो पी से हुआ है। पी टी का भाई है। पी जो है वो क्या है, भाई है किसका, टी का। और कह रहा है टी एक्स की माँ है। टी जो है वो क्या है, वो एक्स की माँ है, यानी यहाँ पर हो जाएगा एक्स की माँ है। क्या है, एक्स की माँ है। बाई आर की बेटी है। बाई जो है वो क्या है, बेटी है आर की। क्या है, आर की। अब कह रहा है कि बाई का टी से क्या संबंध है। बाई का टी से क्या संबंध है, ये देखना है, क्या हमें संबंध है। तो ये भाई है और उसकी बेटी है, तो ये देखना है भाई की बेटी क्या होगी। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो होगा सी, भाई की बेटी। एक निश्चित कूट भाषा में इसका ये लिखते हैं और इसका जो है ये लिखते हैं उसी कूट भाषा में, योर को क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक योर है और यहाँ भी योर है। अगर दोनों को हम देखते हैं कि इसमें कौन सा सिमिलरिटी है, तो यहाँ सिमिलरिटी जो हमें दिख रहा है वो एम के दिख रहा है, यहाँ भी एम के। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में फ्रॉम को इतना लिखा जाता है, रोम को इतना लिखा जाए, उसी कूट भाषा में एफ को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आर ओ एम है, यहाँ भी आर ओ एम है। यहाँ 6 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, 8 भी मिल रहा है, 8 भी मिल रहा है। यानी एफ का मान 7 है और आर का मान जो है वो 2 है। आर का मान नहीं, पी का मान जो है वो 2 है। एफ का जो है वो 7 है और यहाँ पी जो है वो पी का मान 2 है। पूछ क्या रहा है, एफ का मान। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ एफ से एच गया है वो +2 किया गया है, एच से जे गया है यहाँ भी +2 किया गया है, जे से एल +2, एल से जो हम +2 करेंगे तो हमारा मान जो होगा एन होगा। क्या है, एन हो, एन सभी में है। तो हम चेक कर लेते हैं। दूसरा जी से आई गया है, आई से के गया, के से एम गया, यहाँ भी सब +2 है। एम से +2 करेंगे तो हमारा जो होगा ओ होगा। यहाँ भी आंसर एन ओ 2 में आ रहा है, यानी तीसरा भी हमें चेक करना होगा। ओ से आर गया है, ओ से अगर आर गया है तो ये +3 है, आर से यू गया ये भी +3 है और यू से एक्स गया ये भी +3 है। एक्स से +3 करेंगे तो क्या होगा, एम मिलेगा। तो आंसर हमारा जो होगा कौन सा होगा, सी होगा। क्या है, सी होगा। चलिए अगला नंबर जो 40 नंबर प्रश्न है, प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा हमें ये देखना है। 1 1 1 1 1 3 1 1 8 1 2 0 1 2 5, उसके बाद 1 2 7 है, ये हमें सीरीज दिया हुआ है। 111 से 118 जो किया गया है +7 किया गया है,
13 से 120 में किया गया, ये भी +7 किया गया है। एक छोड़कर अगर हम चेक करते हैं तो हमें ये जो है वो मिल रहा है कि +7 है। 118 से जो है 125 गया है, ये भी +7 है। 125 से अगर हम 7 जोड़ेंगे, क्या है 125 से +7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 132 आएगा। यानी हमें आंसर आ रहा है 132 यहीं पे। आंसर हो जाएगा सी, क्या है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अप्रत्यास्थ संघट्ट में कौन सी राशि संरक्षित नहीं रहती है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, गति ऊर्जा। क्या है गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। अप्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग का संरक्षण होता है। संघट्ट में दो वस्तुएं आपस में जो है वो टकराती है, और संघट्ट दो प्रकार के होता है। क्या है दो प्रकार का होता है, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग तथा गति ऊर्जा दोनों का संरक्षण होता है। अगला प्रश्न है कि एक स्थिर वस्तु में खाली स्थान होता है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ये होगा ऊर्जा हो सकती है। एक स्थिर वस्तु में क्या है ऊर्जा हो सकती है। एक स्थिर वस्तु में चाल, संवेग, आवेग कुछ भी नहीं हो सकता है। वस्तु के विराम में होने पर वह दूसरे वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है। द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। आवेग बल और सूक्ष्म समय का गुणनफल होता है। तो आंसर हमारा होगा ए। 12 पास्कल का दाब उत्पन्न करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना बल आरोपित करना होगा। तो दाब बराबर जो होता है वो क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या है बल बटा क्षेत्रफल, यानी F बटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। F बराबर होता है P इंटू ए, यानी 12 गुना 10 के पावर -2 के स्क्वायर। क्योंकि 1 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर के 10 के पावर -2 मीटर के ये स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12 गुना 10 के पावर -4 न्यूटन। 12 गुना 10 के पावर -4 न्यूटन। आंसर जो हमारा होगा ए होगा। किसी ठोस पदार्थ का भार जो है हवा में 3 न्यूटन है, उसी ठोस का किसी द्रव में भार 2.6 न्यूटन तथा पानी में 2.5 न्यूटन है। द्रव का जो है अपेक्षिक घनत्व क्या होगा। तो द्रव का अपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु के द्रव में भार में कमी बटा वस्तु के जल में भार में कमी। अब वस्तु के द्रव में भार में कमी, तो वस्तु का वायु में भार कितना है 3। अब वस्तु के जल में भार कितना हुआ 2.6, तो यही कमी हुआ। अब बटा वस्तु के जल में भार में कमी, तो वस्तु में वायु का भार कितना है 3 है। अब वस्तु का जल में भार जो होगा कितना है 2.5 है, यानी ये हो गया 0.4 बटा 0.5, यानी 0.8। आंसर जो हमारा आ जाएगा कौन सा 0.8 आ जाएगा। क्या है 8 आ जाएगा। द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी होता है। आभासी कमी होता है वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, और ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। एक विद्युत मोटर केबल पर 30 न्यूटन का बल आरोपित कर एक वस्तु 1 मिनट में 20 मीटर की दूरी तक खींचता है। मीटर की शक्ति क्या होगा। P बराबर जो होता है W बटा समय होता है। W को लिख सकते हैं F गुना S बाई T लिख सकते हैं क्या। तो ये हुआ F जो है 30, S 20 बटा 1 मिनट होगा, यानी 30 गुना 20 बटा 60 सेकेंड, यानी 10 वाट होगा। क्या है 10 वाट। आंसर हमारा होगा बी। क्या है बी होगा। एक कोयला का टुकड़ा जिसका द्रव्यमान जो है 200 ग्राम है को आके एक चिमटे से रसोईया उठाता है। वह चिमटा का आलम्ब से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आयास बल का जो है आरोपण करता है। रसोईया द्वारा आरोपित आयास बल का परिमाण जो है वो क्या होगा। भार भुजा की लंबाई कितना है 30 सेंटीमीटर है। भार का मान कितना है, भार का जो मान है वो mg है, यानी 200 ग्राम गुना 10 के पावर -3 kg गुना g का मान जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 2 न्यूटन है। आयास भुजा की लंबाई कितना है, आयास भुजा की लंबाई जो है लंबाई बराबर जो है वो कितना है, तो ये 10 सेंटीमीटर है। अब उत्तोलक के सिद्धांत बराबर क्या होता है, तो क्या होता है भार, क्या है भार गुना जो होता है ये भुजा, क्या है कौन सा भुजा, तो भार भुजा की लंबाई, क्या है भार भुजा की लंबाई बराबर आयास गुना आयास भुजा की लंबाई, यानी 2 गुना 30, क्या है 2 गुना 30 बराबर जो होगा आयास, आयास गुना ये कितना है आयास भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी आयास बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना 2 गुना 30 बटा
होगा 10 यानी 6 न्यूटन। क्या है? 6 न्यूटन। आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा। क्या है? सी होगा। अगला है 1000 2 वर्ष में 1144.9 हो जाती है। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है? 2 वर्ष में ब्याज परसेंटेज जो हो जाता है, ब्याज परसेंटेज कितना हो जाता है? 144.9 बटा 1000 गुना 100 यानी 14.49%। और 7% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 7 + 7 गुना 7 बटा 100, ये हो जाएगा 14.49%। तो ब्याज दर कितना हो जाएगा? 7%। आंसर जो हमारा है बी होगा। क्या है? बी होगा। यदि ए के 50% का 80% बी के 25% के 3 गुने के बराबर है तो ए बी से कितने प्रतिशत या जो है कम है? करा ए का 50% जो है 50% का 80% बराबर है बी के 3 गुना, बी के 25% के 3 गुने, बी के 25% के 3 गुने के बराबर है। इतने प्रश्न से करा, बस इसे सोल्व करना है। ए गुना 1/2 गुना 4/5 बराबर 3 गुना बी बटा 4 यानी हो जाएगा कितना? 2/5 ए बराबर 3/4 बी, ए बराबर होगा 15/8 बी। ए ग्रेटर देन बी है तो ए माइनस बी बराबर होगा 15 b/8 माइनस बी बराबर 7 b/8। अभिष्ट परसेंटेज जो हो जाएगा वो क्या होगा? 7b/8 गुना 100 अब बटा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यानी 700/8% यानी कितना हो जाएगा? 87.5%। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी। 120 मीटर, 182 मीटर और 218 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो 14.13 है। बगीचे का परिमाप कितना होगा? क्या है? कितना होगा? तो सबसे पहले जो त्रिभुज के भुजाएं दिया हुआ है तो एस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 + 182 + 218 बटा 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 520/2 यानी 260 मीटर। क्या है? 260 मीटर। क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा? √AC × S - A × S - B × S - C यानी अंडर रूट जो हो जाएगा 260 गुना 140 गुना 78 गुना 42। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो यह जो आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट जो है ये 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 13 गुना 2 के पावर 5 गुना 5 गुना 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 2 गुना 3 गुना 7 होगा। जब इसे करेंगे तो ये होगा 2 के पावर 3 गुना 5 गुना 13 गुना 3 गुना 7 वर्ग मीटर होगा। अब यहाँ पर क्या है? लंबाई जो है वो 14 है और चौड़ाई 13 यानी 14x + 13x है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल है यानी 14x गुना 13x बराबर जो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या निकाले? ये निकाला गया है तो 2 के पावर 3 गुना 5 गुना 13 गुना 3 गुना 7 है। यहाँ से हो गया कितना? x² बराबर जो हो जाएगा 13 और 14 को जो है ये खत्म कर देते हैं तो x² बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 के स्क्वायर गुना 15 हो जाएगा। क्या है? 15 हो। जब इसे काटिएगा 14 गुना 13 इधर करके ये कट जाएगा 2 के पावर 2 गुना 15 यानी x बराबर जो होगा वो 2√15 होगा। क्या है? 2√15 हो जाएगा। अब इससे परिमाप हमें निकल जाएगा। क्या है? परिमाप निकल जाएगा। परिमाप बराबर जो है फार्मूला क्या होता है? परिमाप बराबर फार्मूला होगा 2 × L + B और L कितना है? L जो है हमारा वो 14x है और B कितना है? 13x 13x है। क्या है? 14 13 में अनुपात में तो 13x है। इतना कर देना है और उसका हमें मान निकाल लेना है। क्या है? मान निकाल लेंगे। अगर मान लें कि इसे और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 14 26 26 27 दूनी कितना है? 54x 54x है और x के जगह पर जो है मान रख दीजिए 54 गुना 2√15 यानी हो जाएगा 108 रूट क्या हो जाएगा? 15 108√15 हो जाएगा। सी आंसर हमारा आ जाएगा। क्या है? सी आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें ज़्यादा, आंसर जो है वो सी है। मेंस के पेपर में कुछ प्रश्न जो ऐसे होते हैं जो काफ़ी कैलकुलेटिव रहता है यानी कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा रहता है। चलिए
अगले प्रश्न पे आते हैं 51 पे। एक कक्षा में 20 छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या की 1/3 है। यदि 10 वर्ष की आयु वाले छात्र 24 है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 10 से अधिक आयु वर्ग के छात्रों की संख्या जो है वो 1/3 गुना 24 क्या है 24। तो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 8। 10 वर्ष से उससे अधिक आयु वर्ग की संख्या कितनी है? तो 100 - 20 यानी ये हो जाएगा 80। अब प्रश्न में कह रहा है कुल छात्र क्या है? कुल छात्र गुना 80/100 बराबर है 8 + 24 क्या है 8 + 24। कुल छात्र बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 32 गुना 100/80 यानी ये 40। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 40 होगा। किसी संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है। 19 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल कितना होगा? तो भाज्य बराबर हमारा पास फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल क्या है शेषफल। भाजक क्या है 119 x कर देते हैं क्योंकि अगर भाग 119 से विभाजित किया था तो शेषफल 19 प्राप्त होता है। तो 119 x प्लस क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा क्या है 19 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंपल कीजिए 17 गुना 7x प्लस 17 प्लस 2 कर सकते हैं क्योंकि 17 इसलिए करें कि 17 से विभाजित भी करना होता है। यहाँ पर 17 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा 7x प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो शेषफल यहाँ आ रहा है प्लस में ये 2 आ रहा है, ये तो आ रहा है भाजक गुना भागफल। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो शेषफल 2 आ जाएगा क्या है 2। आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। दी गई आकृतियों में पिरामिड को छाटे। यहाँ पर जो है वो पिरामिड कौन है ये हमें बताना होगा। आंसर जो है वो बी है। बी जो है वो पिरामिड है। इसकी आधार बहुभुज तथा शेष सभी त्रिभुजाकार फलक होता है। इसकी प्रत्येक कोण तथा शीर्ष मिलकर एक त्रिभुजाकार फलक बनाते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा तो कौन सा होगा? बी होगा क्या है बी। अगला प्रश्न है कि गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप से मान्यता जो है समानता उत्पत्ति करता है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए अभिलेख। गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग अभिलेख के रूप में उत्पत्ति करता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी वस्तु के काल्पनिक रूप को डायमेंशन सहित शीट पर स्पष्ट उतारा जाता है। ड्राइंग शीट की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा 1/√2 होता है क्या है √2 होता है। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो गुना और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक से स्थान पर जो है वो क्या आएगा? जब इसे बदलते हैं तो ये 9 गुना 576 भाग हो जाएगा 24 माइनस 109 प्लस 7। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 114 आएगा। कितना? 114 ए हो जाएगा। पॉइंट लगा लीजिएगा। दिए गए विकल्पों में संगत चुनना है। संगत जो है यहाँ पर ए हो रहा है क्या है ए हो रहा है। क्यों हो रहा है कि वृत्त को त्रिभुज के एक भुजा द्वारा काटा गया है जबकि अन्य सभी विकल्पों में 2 भुजा द्वारा जो है वो काटा गया है। तो आंसर जो हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा ए क्या है ए हो जाएगा। यहाँ देखिए एक ही भुजा द्वारा ये सब काटा गया है लेकिन इसमें जो है ये 2 भुजा वाला से काटा गया है तो ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से नीचे दिए गए संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से जो है पूर्ण करेगा? यहाँ पर देखते हैं कि बी से जो है वो बाई गया है, बी से बाई गया है यानी ये विपरीत है। देख लीजिए ये विपरीत है। ए से जेड है विपरीत है, टी से जी विपरीत है। ई का जो विपरीत होगा भी होगा, एम का जो विपरीत होगा वो एन होगा और यू का जो विपरीत होता है वो एफ होता है। आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वो बी होगा क्या? बी होगा। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। कुछ शर्ट जो है वो क्या है? कुछ शर्ट जो है वो सूती है क्या है? सूती है। चलिए यहाँ पर ये सूती कर लेते हैं। ये सूती है और ये जो है वो शर्ट है। सभी सूती कपड़े हैं। सभी सूती जो है वो क्या है? कपड़े हैं। ये हो जाएंगे कपड़े। और कुछ कपड़े जो है पतलून नहीं है। ये यहाँ पर जो है वो पतलून क्या है? पतलून। कुछ शर्ट पतलून है, गलत। कुछ सूती शर्ट नहीं है, कुछ सूती शर्ट नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं के टर्म में है। तो आंसर हमारा जो है ये गलत होता है। तो फाइनली जो आंसर निकल कर आ गया वो कौन हो गया? ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही अनुसरण 2 करता है। इसी तरह के प्रश्न जो है ज़्यादातर के आरआरबी में पूछा गया है। कुछ सूती शर्ट नहीं है, ये जो होता है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ तो सूती शर्ट है लेकिन कुछ नहीं भी है तो इसे सही कर देते हैं, जबकि ये जो होता है वो निगेटिव में है तो ये गलत होगा। आंसर हमारा बी होगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर टी से ये लिखा गया है
TEA लिखा गया है, ZBDFSU लिखा गया है। यहाँ से T से अगर हम -1 करते हैं, क्या है, T से हम -1 करते हैं तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, T से अगर हम -1 करते हैं तो S होगा, और यहाँ पर +1 करते हैं तो क्या होगा, U होगा। E को हम अगर मान लिया कि -1 करते हैं तो D होगा, और E +1 करते हैं तो F होगा। A को -1 करते हैं तो Z होगा, और A को +1 करते हैं B होगा। हमारा तो इतना आ जाता है +1 -1 करने पर, लेकिन इसको भी वो एक सीरीज में सजाया हुआ है। तो यहाँ देखिए S को यहाँ लाया है, S को जो है वो यहाँ लाया है, और U को कहाँ लाया है, FS यहाँ पर U होगा, ध्यान दें, S को यहाँ लाया है और U को यहाँ लाया है। DF को बीच वाला को ऐसे ही रख दिया है, Z को यहाँ लाया है और B को यहाँ लाया है। यानी एक बार प्लस माइनस करके और उसके बाद इसे इस अरेंज में सरियाया गया है। तो चलिए हम RIO को देखते हैं, RIO को देते हैं। अगर इससे -1 करते हैं तो Q होता है, इससे करेंगे S होगा +1 में, इससे -1 करेंगे तो क्या होगा, H होगा, इससे +1 करेंगे तो J होगा, इससे -1 करेंगे तो N होगा, और इससे +1 करेंगे तो P होगा। अब हमें तो ये मिल गया है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि Q को यहाँ ले जाना है, तो ये Q हो जाएगा, S को यहाँ ले जाना है, N को जो है हमें कहाँ ले जाना है, N को सबसे लास्ट में ले जाना है, P को इस तरह ले जाना है, तो ये P हो जाएगा, P। और ये दोनों को समानांतर लिख देना है, ये लिख देना है। यानी फाइनली जो आया वो आएगा NPHJQS। किसमें आंसर है, तो है A में। आंसर हमारा कौन सा होगा, A होगा। झुकाव के कोण को बढ़ाने पर आनत तल का यांत्रिक लाभ क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा A, घटेगा। क्या है, घटेगा। किसी आनत तल का यांत्रिक लाभ M में आनत तल के झुकाव के साइन थीटा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी MA बराबर जो होता है 1/sin थीटा होता है। क्या, 1/sin थीटा होता है। तो आंसर हमारा जो होगा कौन सा होगा, A होगा। 100 ग्राम जल जिसका तापमान जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो 180 ग्राम जल जिसका तापमान 95 डिग्री सेंटीग्रेड है को मिलाया जाता है, परिणामी मिश्रण का तापमान जो है वो क्या होगा। माना कि मिश्रण के तापमान T है, तो उष्मा ग्रहण बराबर क्या होगा, उष्मा त्याग, M1SW T माइनस थीटा 1 बराबर होगा M2SW थीटा 2 माइनस टी होगा। क्या है, थीटा 2 माइनस टी होगा। मान रख देते हैं, ये 100 गुना 1 गुना T माइनस 60 बराबर 180 गुना 1 95 माइनस टी होगा। यानी T माइनस 60 बराबर 9/5 95 माइनस टी, 5T माइनस 300 बराबर 95 गुना 9 माइनस 9T, 14T बराबर हो जाएगा 855 प्लस 300, और T बराबर हो जाएगा 1155/14, यानी 82.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 82.5 डिग्री सेंटीग्रेड बी हमारा सही आंसर हो जाए। यदि वायुमंडलीय दाब का मान 27 mm बदल जाता है तो पानी का क्वथनांक बदल जाता है। आंसर हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड से। क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है वो बदल जाता है। यदि किसी चालक से प्रवाहित धारा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच के कोण शून्य हो तो चालक पर लगने वाला बल F जो है वो कितना होगा। F बराबर जो होता है Q इंटू V क्रॉस B होता है, V क्रॉस B होता है। इसे लिख सकते हैं QVB साइन थीटा है, और ये जो बीच का कोण शून्य है, थीटा बराबर 0 डिग्री है, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री है, F बराबर जी होगा 0 होगा। आंसर होगा C होगा। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है, किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो धारा के दिशा में परिवर्तन, आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है। वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से n गुना है, तो n का मान जो है वो कितना होगा, n का यहाँ जो है मान कह रहा है। एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है। अब वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से n गुना है, तो n का मान जो है वो कितना होगा। तो वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व बराबर वस्तु के जल में डूबा हुआ भाग का आयतन बटा वस्तु का कुल आयतन, यानी n/1 बराबर 1/3/1, यानी n बराबर जो होगा 1/3 आएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा।
एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करती है, अगले चरण में 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है, वस्तु की औसत गति क्या होगा? तो औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना हुआ 15 प्लस 15 जो है, और कुल समय कितना हुआ 6 हुआ, 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड 6 सेकंड, यानी 30/6 यानी 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक मूल्य अंकित करती है। जब वह इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है तो उसे 10% की हानि होती है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? माना कि विक्रय मूल्य जो है वो क्या है x है, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य जो हो जाएगा x गुना 100 माइनस 100 माइनस 20, क्योंकि वो 20% की छूट दे रही है, 5x/4 हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? x गुना 100/100 माइनस 10 बराबर ही हो जाएगा 10x/9, क्योंकि 10% की हानि हो रही है तो 10x/9। अब प्रश्न में कह रहा है कि 5x/4 जो अंकित मूल्य है माइनस क्रय मूल्य 10x/9, यही तो है ना 210, क्योंकि अंकित मूल्य से 210 रुपया ज़्यादा उस पर अंकित करता है, तो ये हो जाएगा 210। तो 45x माइनस 40x/36 बराबर 210। यहाँ से x का मान हल करेंगे, 36 गुना 210 बटा 5 यानी आ जाएगा 36 गुना 42 और 1512, क्या है 1512 बी हो जाएगा। एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास जो है 66 सेंटीमीटर है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो 2145 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? अब दिया गया है आर जो है वो 33 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास दिया हो उसका आधा जो है वो आर होता है। पाई आर एल जो है 2145 पाई दिया हुआ है, यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। यहाँ से हो जाएगा 33 गुना एल, 33 गुना एल बराबर 2145, पाई पाई कट गया है, एल बराबर जो हो जाएगा 2145/33 बराबर 65 सेंटीमीटर। एच बराबर √L² माइनस आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √ कितना होगा 65² माइनस 33 के स्क्वायर, यानी √4225 माइनस 1089 √3116 बराबर 56 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन कितना होगा? क्या है शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 इंटू पाई इंटू 33 गुना 33 गुना 56, यानी पाई गुना 11 गुना 33 गुना 56 बराबर हो जाएगा 20,328 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी आंसर जो हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर इसे ये जो आंसर होगा जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई गुना 11 गुना 33 गुना 56, क्या है 56, तो ये हो जाएगा 20,328 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा आ रहा है? तो ये हो रहा है ऑप्शन सी में, क्या है सी में आंसर होगा सी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाओं में 2 क्रमागत वर्षों 2010 और 2011 में पुस्तकों की बिक्री 1000 में दी गई है। शाखा C2 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री और शाखा C4 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात जो क्या है? तो शाखा C2 की जो कुल बिक्री कितना है 79 + 88 बराबर 167,000, क्या है 1000 है, और C4 का कितना है 65 + 81 कितना हो गया 146,000 है, 146,000 है। तो अभिष्ट अनुपात 167/146 हो जाएगा, 167/146 ए आ जाएगा, आंसर ए हो गया। दो संख्याओं का एलसीएम 64 एचसीएफ 16, उनमें से एक 64 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो सीधे 64 गुना 16 बटा क्या हो जाएगा 64, ये कट गया, आंसर जो आ गया 16 क्या है बी होगा। निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 4 ब्रांड दिया हुआ है, दिए गए ट्राउजरों की संख्या को दर्शाता है। चारों ब्रांड जो है खरीदे गए ट्राउजरों की कुल संख्या 120 है। ब्रांड क्यू और ब्रांड आर के खरीदे गए ट्राउजरों की कुल संख्या में से 1/3 ट्राउजर स्लिम फिट थे। ब्रांड क्यू और ब्रांड आर के खरीदे गए स्लिम फिट ट्राउजरों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? ब्रांड क्यू और ब्रांड आर के स्लिम फिट ट्राउजरों की संख्या कितना है 120 गुना 35 + 20/100 गुना 1/3 कर दिए, हो जाएगा 120 गुना 55
100 गुना 1/3 यानी ये आ जाएगा 22। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा, सॉरी डी होगा 22। ड्राइंग शीट की स्थिति दर्शाने हेतु चिन्ह की संख्या होती है, आंसर जो हो जाएगा वो 4 होती है, क्या 4 होती है। 1, 2, 3 तथा 4 से चिन्हित किया जाता है, तो हेतु चिन्हों की संख्या 4 होती है। निम्न में से किस विकल्प में लीडर रेखा का गलत प्रदर्शन किया गया है, और इसका सही आंसर जो होगा वो डी को जो है वो गलत किया गया है। इस रेखा का प्रयोग विमांकन करते समय किया जाता है, यह ज्यादातर त्रिज्या तथा व्यास की विमाओं में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र रेखा में एक्स को पहचानना है, क्या है, एक्स को पहचानना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है केंद्र रेखा, क्या है, एक्स जो है ये क्या है, केंद्र रेखा है, इसे सेंटर लाइन भी कहते हैं। ए बी का पिता है, ए जो है वो क्या है, बी का पिता है, बी का पिता है। बी जो है सी का भाई है, ये जो है वो भाई है सी का। सी डी का पति है, सी जो है वो डी का पति है। और उसके बाद कह रहा है डी ई का बहन है, डी जो है वो क्या है, ई का बहन है, क्या है, ई का बहन है। ई एफ का माँ है, ई जो है वो क्या है, एफ की माँ है, एफ की माँ है। एफ जी की बेटी है, एफ जो है वो जी की बेटी है, यहाँ से जो हो जाएगा ये बेटी है, जी की बेटी है। डी का एफ से क्या संबंध है, डी का एफ से क्या संबंध है, डी का एफ से ये हमें संबंध देखना है, तो माँ की बहन हो जाएगी, क्या है, माँ की बहन यानी मौसी, आंसर हो जाएगा डी। दिए गए चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है, हमें ये देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह के जब हम काउंट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा सी 9। बड़बड़ाना, चौंकना, उछलना, क्वैक क्वैक, लीन, उसके बाद क्या होगा, आंसर होगा लीन या मंदी। यहाँ करना है कि जो फिट नहीं बैठता है, तो लीन या मंदी शांति से तात्पर्य है, जबकि अन्य सभी जो है हलचल से है, बड़बड़ा रहा है, चौंक रहा है, उछल रहा है, क्वैक क्वैक कर रहा है, ये सब जो है वो फिट एक साथ है, लीन जो है वो अलग है, तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है, ए। नीचे दिए गए वेन आरेख का अवलोकन करें और दिए गए विकल्पों में से प्रदर्शित वर्गों के समूह के बीच के संबंध का चयन कीजिए। यहाँ पर जो हो जाएगा अभियंता लेखक जो है ये अभियंता कर दीजिए, ये लेखक कर दीजिए, लेकिन शिशु जो है ये दोनों में से कोई नहीं होता है, तो ये अलग कर दीजिए। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, ए होगा, क्या है, ए होगा। कथन एवं धारणाएं का प्रश्न है, अगले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 500 नगर सुरक्षा सिपाहियों को नियुक्ति करने का फैसला किया है। राज्य सरकार के पास 500 नगर सुरक्षा सिपाहियों को देने हेतु पर्याप्त कार्य मौजूद है। राज्य सरकार नगर सुरक्षा सिपाहियों का महत्व समझती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा धारणाएं जो है ये दोनों निहित है, इसलिए राज्य सरकार जो है इतना सिपाहियों की नियुक्ति करने का फैसला किया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो गलत है, कौन सा गलत है। हॉटमेल 1995 में शुरू की गई पहली निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा थी, सही है। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था, ये भी जो है वो सही है। दूसरा है विंड सर्फ को इंटरनेट के जनकों में से एक माना जाता है, ये भी जो है वो सही है। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का अर्थ इंटरनेट प्रैक्टिस है, ये जो है वो गलत है, क्या है, गलत है। ये इंटरनेट जो है वो ये वाला ये गलत है, आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये गलत है। DDT एक जैव नियंत्रण का विकर्मक है, ये भी गलत है। ओजोन क्षय ओजोन क्षेत्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन और ओजोन अम्लीय वर्षा के दो मुख्य घटक है, ये जो है वो गलत है, क्या है, ये गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो NO2 जो है अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। बिनजिप का क्या कार्य है, बिनजिप का क्या कार्य है, तो यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है बिनजिप। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए, कौन सा विकल्प निम्नलिखित सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है। एक विशिष्ट कोडित प्रारूप में डेटा को संग्रहित करने और प्रसारित करने की एक विधि, ताकि केवल वही इसे पढ़ सके और संसाधित कर सके जिनके लिए यह बनाया गया है। इसमें डेटा को की इनकोडिंग और डिकोडिंग शामिल है, और इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्टोग्राफी, क्या है, क्रिप्टोग्राफी। डिबगिंग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द है, डिबगिंग, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा त्रुटियां दूर करने के लिए, क्या है, त्रुटियां दूर करने के लिए।
कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटियों को बग्स कहा जाता है। क्या है? बग्स कहा जाता है। और त्रुटियों को ढूंढने व उन्हें सुधार करने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहलाती है। 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 गीगाबाइट? 1000 मेगाबाइट के। क्या है? मेगाबाइट के बराबर होता है। गीगाबाइट मतलब क्या हुआ? 1 जीबी। क्या है? 1 जीबी। और 1 जीबी जो बराबर होता है 1024 MB के बराबर होता है। 1024 MB का यहाँ ऑप्शन में नहीं है कि आंसर जो हमारा जो हो जाएगा कौन सा? 86 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। और 1024 जो है किलो बाइट बराबर होता है 1 MB। क्या है? 1 MB। समानतः QWERTY कीबोर्ड में खाली स्थान कुंजियां होती है और सही आंसर जो हो जाएगा डी। QWERTY कीबोर्ड में कितनी होती है? 104 होती है। कीबोर्ड एक प्रचलित इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट जो है वो डिवाइस है। क्या है? डिवाइस है। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 32 है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? दोनों तरफ पहले स्क्वायर कीजिए। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर करेंगे तो इधर भी 32 के स्क्वायर हो जाएगा। क्या है? 32 के स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1024 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कितना? ये तो ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा। 1024 माइनस 2 बराबर 1022। आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला है कि मान लीजिए ABC एक त्रिभुज PQR को क्रमशः PQ QR और PR भुजाओं के मध्य बिंदु है। अगर मान लिया कि इस तरह के एक क्या है, यहाँ पर दीजिए एक त्रिभुज है और इसके मध्य बिंदु जो ये है, यहाँ पर ये हो जाता है A, ये B, ये C है, ये P है, ये Q है और ये R है। यहाँ से भी एक त्रिभुज जो है आप इस तरह ड्रा कर सकते हैं। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा? अगर मान लिया कि कितने इस यूनिट में डिवाइड हो, 1 2 3 4 है। अगर मान लिया कि चारों मिलके कितना हो रहा है, वो 32 हो रहा है। क्या है? 4 त्रिभुज अगर है तो वो 32 के बराबर है, तो कितना हो गया? एक त्रिभुज के कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी। हमें तो एक ही को निकालना है जो कि 2 वाले हैं, तो आंसर होगा कौन सा? सी होगा। क्या है? सी होगा। या डायरेक्ट इस तरह भी निकाल सकते हैं, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/4 गुना त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल यानी 32। तो आंसर हो जाएगा 8। प्लस B प्लस C बराबर 12 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बराबर 50। तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3 ABC का जो है मान क्या होगा? तो सबसे पहले A प्लस B प्लस C के स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA होता है। यहाँ पर जो है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लीजिए, AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। ये बराबर जो हो जाएगा A प्लस B प्लस C कितना है? तो ये 12 के स्क्वायर है और ये यहाँ पे तो 12 है 144 बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कितना? 50 प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। तो ये हो जाएगा 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA बराबर क्या होगा? 144 माइनस 50, ये कितना आ जाएगा? 94 आ जाएगा। AB प्लस BC प्लस CA बराबर कितना हो गया? 94/2, यानी ये आ गया कितना? 47। अब पूछ रहा है क्या? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। इसे कर सकते हैं A प्लस B प्लस C इंटू A प्लस B प्लस C के स्क्वायर माइनस 3 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। इस फार्मूला में तोड़ सकते हैं। अब मान रख दीजिए A प्लस B प्लस C का जो है वो क्या हो जाएगा इसका? तो ये 12 है, A प्लस B प्लस C के कितना है मान हो जा रहा है? तो A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर बराबर है 144। क्या है? 144 और माइनस 3 गुना इसका मान कितना आ गया है? तो ये 47, यानी 3 गुना 47, 4 120 7 21 यानी 141। तो जब ये होगा 12 गुना 144 माइनस 141, जब इसे करेंगे तो 12 गुना 3 आएगा, 12 36। आंसर कौन सा होगा? तो 12 36 डी हो जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं को माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। ये हो जाएगा कितना? 25 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 29 होगा, 30 होगा, 32 होगा, 33 होगा
और क्या होगा 35 होगा, क्या है 35 होगा। अब n जो है 7 विषम संख्या है तो 3 इधर से हटा दीजिए, 3 इधर से, आंसर जो हमारा होगा वो 30 होगा, सी हो जाएगा, क्या है सी होगा। माध्यिका बराबर होता है n+1/2 बा पद होता है, यानी 7 + 1/2 बा पद, यानी चौथा पद क्या होगा, चौथा पद होगा जब n जो है वो विषम संख्या हो। अगला प्रश्न है कि बिंदु 4, 5, 2 बिंदु 2, 3 तथा 7, 8 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में जो है वो विभाजित करता है। यानी हमारे पास जो है एक कोई लाइनिंग है, क्या है एक लाइन है, इसकी 2 बिंदु ये जो है वो 2, 3 है और ये जो है वो 7, 8 है। इसको मिलाने वाली को ये है, ये ए है, ये बी है और ये जो है वो 4, 5 है, यानी x और y है। किस अनुपात में विभाजित करता है, इसको m है मानते हैं, इसको n है। तो यानी सी एक्स बाई बराबर जो होता है वो सी इंटू mx2 + nx1/m + n m/2 + n/1/m + n। यहाँ पर ये जो है वो x1/1 है और ये x2/2 है, ये बीच वाला तो x और y है। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, mx2 + nx1/m + n, x का मान 4 दिया हुआ है, m × 7 + n × 2/m + n। सॉल्व करेंगे, 4m + 4n बराबर 7m + 2n, क्या है 2n। जब करेंगे तो 3m + 2n, क्या है 2n। m/n बराबर जो होगा 2/3, यानी 2:3। आंसर जो हमारा होगा वो डी होगा, क्या है डी होगा। ए से अंकित किए गए कोण का मान क्या होगा, ये हमें एक कोण का मान हमें निकालना है। तो यह कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से जो है ये तो 180, अब फिर इससे ये ज़्यादा होगा, यानी ये अधिक कोण है, क्या है अधिक कोण, अधिक कोण सॉरी कहते हैं, ये बृहत कोण है, क्या है बृहत। 180 से ज़्यादा है तो बृहत कोण है, 180 से ज़्यादा 360 से कम होता है, उससे क्या कहते हैं प्रवर्ती कोण भी कहते हैं या बृहत कोण भी कहते हैं। नीचे दिए गए चित्र में अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा क्या है, ये समीपवर्ती कोण है, क्या है समीपवर्ती कोण है। नीचे दिए गए चित्र में वृत्त का कौन सा अवयव प्रदर्शित किया गया है, कौन सा अवयव प्रदर्शित किया गया है, तो ये जो किया गया है वो जीवा को किया गया है, क्या है जीवा को, क्योंकि ये तो व्यास हो जाता तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। वृत्त की परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर नहीं गुजरे जीवा कहलाती है, क्या है जीवा कहलाती है। यदि एक निश्चित कुट भाषा में नर्तक को शिक्षक, शिक्षक को पायलट, पायलट को वकील, वकील को गायक, तो गायक को बावर्ची, इनमें से किसका पेशा कानून है, पेशा तो जो है वो वकील का है, अब वकील को गायक कहा जाता है, तो आंसर हमारा जो होगा वो डी होगा। एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चलकर बिंदु ए से बी पर पहुंचता है, ए से कहां पर बी पर पहुंचती है, वहां से वह दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। यहाँ से ये 12 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर सी पर पहुंचता है, फिर वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और बिंदु डी पर पहुंचता है। यहाँ से सी हुआ, यहाँ बाएं मुड़कर डी पे 6 किलोमीटर चलता है, बिंदु डी पर पहुंचता है, वहां से यह पुनः बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, क्या है 8 किलोमीटर चलता है, ये हो जाएगा 8 किलोमीटर तय करके बिंदु ई पर पहुंचता है, क्या है ई पर पहुंचता है। फिर दक्षिण दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है, क्या है फिर जो वह है वो दक्षिण दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 12 × 18 किलोमीटर, यानी यहाँ पर आ जा रहा है, क्या है एफ पर आ रहा है। बिंदु एफ के सापेक्ष बिंदु ए कितनी दूरी और किस दिशा में, तो इसे देखना है, एफ से देखना है, तो ये जो बिंदु हो जाएगा 8 इधर घट गया, ये 12 है, यानी 12 किलोमीटर पश्चिम होगा। आंसर जो हमारा होगा ए होगा। कथन एवं निष्कर्ष के, पेट्रोल और डीजल की खपत में तीव्र वृद्धि की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है। निष्कर्ष, भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। ईंधन की कमी की समस्या से निपटने के लिए अन्य ईंधन विकल्पों का सृजन किया जाना चाहिए, और इसका सही आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 पालन होता है। अगर डीजल की खपत में वृद्धि हो रही है तो ईंधन की कमी की समस्या से निपटने के लिए अन्य ईंधन के विकल्पों का सृजन किया जाना चाहिए। भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन होंगे कहना ये गलत है, आंसर हमारा जो होगा बी होगा। 99 नंबर प्रश्न एवं कथन का है, एम का पिता कौन है। कथन, पी और क्यू जो भाई है, पी और क्यू जो है वो भाई है। क्यू की पत्नी, क्यू का जो है वो पत्नी कोई है, क्यू की पत्नी एम की पत्नी, जो कोई एम की पत्नी की बहन है, यानी ये जो है दोनों जो है ये बहन है,
तो इससे हमें निकालना है कि कौन सा कथन पर्याप्त है। दोनों कथनों को एक साथ प्रयोग अगर हम करते हैं तो P अगर मान लिया कि का कोई भाई है, क्या है, कोई भाई Q है। अब Q की पत्नी कोई होगी और M के भी कोई पत्नी होगी। ये दोनों जो है वो क्या है, बहन है। कथन के अनुसार M का पिता कौन है? कथन के अनुसार M का पिता हमें निकालना है। तो इससे पता चलता है कि कथन 1 और दोनों पर्याप्त नहीं है निकालने के लिए। इसमें पिता के बारे में कोई वर्णन ही नहीं है, निकाला नहीं जा सकता है। 8 भाई बहन है। एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। केंद्र के जो है वो बाहर मुख करके बैठा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये बाहर बैठा हुआ है। परंतु इसी क्रम में एस पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यानी अगर यहाँ पर एस है तो पी यहाँ पर हो जाएगा। एम एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, एम जो है एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो यानी यहाँ पर जो हो जाएगा वो एम हो जाएगा। आर एम का निकटतम पड़ोसी है। आर जो है एम का निकटतम पड़ोसी है। और एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो एल यहाँ हो जाएगा। एन आर का निकटतम पड़ोसी है। एन जो है वो आर का निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ पर एन हो जाएगा निकटतम पड़ोसी। ओ की पीठ एन की पीठ की ओर है। एन की पीठ की ओर है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा ओ हो जाएगा। अब बच गया कौन? तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा। क्यू एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। चलिए, एल के दाईं ओर, ओ के दाईं ओर ठीक बगल में क्या कौन बैठा हुआ है? यानी ओ से हमें देखना है ओ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, तो वो पी बैठा हुआ है। आंसर हमारा कौन सा होगा? वो हो जाएगा डी। क्या है? डी। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 7। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।